नमस्कार। आज की क्लास में आप सीखेंगे नॉइथेरियन मॉड्यूल, नॉइथेरियन रिंग एंड मॉड्यूल। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर नॉइथेरियन रिंग। एक सेकेंड। नॉइथेरियन रिंग एंड मॉड्यूल्स। ओके। तो कल की क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था असेंडिंग चेन कंडीशन क्या होता है। ये सिंपल है कि कोई मॉड्यूल हो, मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स हों, जैसे n1 हो गया सब मॉड्यूल्स, इसके ऊपर n2, इसके ऊपर n3 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक दूसरे को इंक्लूड करता हुआ आगे चल जाए और ये बढ़ते बढ़ते एक लेवल के बाद में, मतलब एक नंबर के बाद में अगर सब मॉड्यूल्स कांस्टेंट हो जाए। ठीक, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप सपोज करिए कि 16Z की बात करिए, ठीक है, इसके बाद 8Z की बात करिए, अगर मैं Z की बात करूं तो ठीक, तो इस कंडीशन में फिर ये 4Z होगा और 4Z के बाद ये 2Z होगा और 2Z के बाद फिर Z हो जाएगा। तो इसके बाद अगर बीच में और भी आप बनाएंगे ना तो वो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि 2Z और Z के बीच में और कोई अब आ ही नहीं सकता। ठीक, तो हालांकि और आएंगे लेकिन इसके सब मॉड्यूल नहीं रह पाएंगे। जैसे कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसके बीच में हम 1/2Z रख दें, तो 1/2Z रखने से फिर Z का सब मॉड्यूल नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर संयोग से यहाँ Q होता तो हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से सब मॉड्यूल का मतलब कलेक्शन रखिए। किसी यम मॉड्यूल के लिए उसके सब मॉड्यूल का कलेक्शन रखिए। अगर उनमें इस प्रकार का रिलेशन ऐसे बढ़ता हुआ दिखे और एक निश्चित टर्म के बाद सबके सब कांस्टेंट हो जाएं, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि फॉर ऑल आर एन नॉट, एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद किसी भी आर के लिए जो भी आर पुट करेंगे वही वाला आएगा, सेम आएगा, मतलब कांस्टेंट हो गया। तब हम कहेंगे कि जो मॉड्यूल्स के सब मॉड्यूल है या वो मॉड्यूल सेटिस्फाई करेगा असेंडिंग चेन कंडीशन। तो असेंडिंग चेन कंडीशन देखिए, एक असेंडिंग चेन होता है सिर्फ असेंडिंग चेन, और एक बाद में है कंडीशन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे मतलब पढ़ने वाली है वहाँ पर, इस प्रकार से कि असेंडिंग अलग है, असेंडिंग चेन और असेंडिंग चेन कंडीशन अलग है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में ये नेक्स्ट आ रहा है कि ये मॉड्यूल एम इज सेट टू सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन। ठीक, तो मैक्सिमल कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा? जब इसके पास मैक्सिमल एलिमेंट हो जाए। मैक्सिमल का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, इफ गिवन एनी नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ यम, यम के सब मॉड्यूल्स का एक फैमिली ले लीजिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाई करेगा मैक्सिमल कंडीशन। ठीक है, अगर इसके पास इफ के बाद लिखा इट हैज मैक्सिमल मेंबर, अगर इसके पास मैक्सिमल मेंबर हो, मैक्सिमल का मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद फिर और कोई ना हो। कभी कभी नहीं एग्जिस्ट करता, जैसे कि मैंने एग्जांपल में जिक्र किया था कि अगर आप क्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्यू ले लीजिए और यहाँ से चालू करिए 4Z, 4Z के 2Z होगा, 2Z फिर Z हो जाएगा, Z 1/2Z में आएगा, 1/2Z 1/4Z में आएगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो क्या है कि ये बढ़ता ही चला जाएगा, यहाँ कोई मैक्सिमल सब मॉड्यूल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कि जो जिसके अंदर पीछे के सारे जो स्टेप वाइज एक दूसरे को अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि 1/2 के पावर 100 जेड, तो मैं कहूँगा अगला होगा 1/ ऐसे 1/2 के पावर 101 जेड। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में कहेंगे कि एसेंड, यानी कि अगर कहा जाए तो कहा जाए कि जेड, जो जेड होता है वो एसीसी को सेटिस्फाई करेगा, मैक्सिमल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन क्यू में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है,
तो थियरम देखते हैं, आगे थियरम है। नेक्स्ट, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। देखिए, थ्योरम है कि अगर यम कोई मॉड्यूल है ओवर आर, तब क्या होगा, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। तो ये जो कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ओके, ये है कंडीशन। इस कंडीशन में क्या बताया जा रहा है, तीन कंडीशन, तीनों इक्विवेलेंट है। यम सेटिस्फाई ए सी सी, असेंडिंग चेन कंडीशन। दूसरा है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ यम इज फाइनाइटली जनरेटेड। और तीसरा है यम सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन। ठीक, तो यम सेटिस्फाई ए सी सी, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ यम इज फाइनाइटली जनरेटेड, और यम सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन, ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट कहने का सेंस होता है कि पहला लेके चलिए दूसरा मिले, दूसरा लेके चलिए तीसरा मिले, या तीसरा लेके दूसरा, दूसरा लेके पहला, चाहे जैसे करके घुमा फिरा करके किसी एक को लेकर के अन्य दो को प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आथर अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ देते हैं, पर जो हम रामजी लाल को फॉलो कर रहे हैं तो उनका तरीका यह है कि पहले को लेके तीसरा दिखाए हैं, तीसरे को लेके फिर दूसरा दिखाए हैं, और दूसरे को लेके फिर पहला दिखाए हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक, कि पहले फर्स्ट को लेकर के 3 दिखा दिए, और थर्ड को लेकर के सेकंड, और फिर सेकंड को लेकर के फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, बहुत कठिन भी नहीं है। तो मान लीजिए कि ए सी सी सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोई कोई मॉड्यूल है एम, इसके पास सब मॉड्यूल्स होंगे बहुत सारे, और वो ए सी सी सेटिस्फाई करेगा। ए सी सी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर एन वन कोई मॉड्यूल है, इसको कंटेन कर रहा है एन टू, इसको कंटेन कर रहा है एन थ्री, एंड सो वन, तो एक एन नाट जो नेचुरल नंबर में मिलेगा उसके बाद के किसी भी आर के लिए, ठीक है, जो एन आर होगा एन एन नाट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप्स का कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एसएससी कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक, तो फर्स्ट को लेकर के हमें थर्ड को शो करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बढ़ते 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 जब कांस्टेंट हो जा रहा है तो मैक्सिमल तो मिल ही जा रहा है ना। अगर मैक्सिमल मिला नहीं तब तो बढ़ता ही जाएगा, तब एसएससी कहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो एसएससी सेटिस्फाई करेगा तो मैक्सिमल तो मिलेगा ही, क्योंकि एसएससी की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ही तो इंक्लूडेड है ना कि एन नाट कंटेन है एन टू में, एन टू कंटेन होगा एन थ्री में, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन आर एन आर एन आर प्लस वन में। और ये जो चेन है असेंडिंग चेन, असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, बढ़ते क्रम में जो चेन है एसीसी कंडीशन, सॉरी असेंडिंग चेन कंडीशन, एसीसी कंडीशन नहीं, असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इफ यहाँ देयर एग्जिस्ट या नॉट, वही कांस्टेंट हो जाए। तो कांस्टेंट हो जाए तो बढ़ते 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 एक सबसे बड़ा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी प्रूफ जैसा दिया है वैसा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसा दिया हुआ है यहाँ पर। करेंगे, मान लीजिए कि यक्स कोई सेट है जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल भरे हैं, सब मॉड्यूल भरे हैं, किसके, नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ यम भरे हैं। ठीक, तो अब क्या है, एसीसी को लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा, मतलब असेंडिंग चेन कंडीशन उसको लेके चलना है। आगे कहा जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है कि सपोज दैट, सपोज करिए कि यक्स हैज नो मैक्सिमल मेंबर। देखिए विधि वही है जैसे कि बहुत पहले से आप सीखते हुए चले आए हैं। जैसे कहा जाता है कि प्रूव दैट रूट टू इरेशनल नंबर, तो क्या ले लेते हैं कि रूट टू इज नॉट इरेशनल नंबर, तो क्या ले लेते हैं रेशनल नंबर, तो होगा पी बाई क्यू, बाद में कंट्राडिक्शन आता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कंट्रा वाला प्रूफ बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक,
क्योंकि दो ही संभावनाएं हैं, एक को फेल कर दीजिए तो दूसरा संभव हो जाएगा। तो उसी टाइप से इसको प्रूव किया गया है। तो देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सपोज दैट एक्स हैज नो मैक्सिमल मेंबर। मान लीजिए कि इसके पास मैक्सिमल मेंबर नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत क्या आएगी? ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आपके घर में आपका चाहे जितना भी बड़ा फैमिली हो, एक नियम हो कि कोई भी काम करेगा अपने सीनियर से पूछ के करेगा। एक नियम हो, सीनियर का मतलब कि अगर 1 सेकंड भी बड़ा है तो सीनियर कहलाएगा। तो अगर कह दिया जाए कोई सीनियर, मतलब एक ऐसा, मतलब वो ऐसा नहीं रहेगा कि अपने ही जस्ट सीनियर से, किसी भी सीनियर से, ठीक है। तो और मान लीजिए कि ऐसा हो कि कोई सीनियर हो ही ना, जैसे यहाँ पर कहा कहा जा रहा है कि सपोज दैट, यहाँ पर सपोज दैट एक्स हैज नो मैक्सिमल मेंबर। मान लीजिए कि आपके घर में कोई सीनियर हो ही ना, तो सब मनमाने लगेंगे करने। क्यों? तो कोई सीनियर है ही नहीं, ठीक, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पूछेंगे किससे? अगर कोई पूछेगा किससे पूछ के किए हो, तो बोलेंगे कि वो सीनियर से जो एग्जिस्ट नहीं करते, किसी सीनियर से पूछ लिए हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। या यूं कहिए कि यहाँ पर भी अगर आप सोचेंगे कि मैक्सिमल अगर नहीं है तो n1 n2 में होगा, n2 n3 में होगा, मैक्सिमल कोई है ही नहीं, तो ये अंदर होता चला जा रहा है, ठीक है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो फिर असेंडिंग चेन कंडीशन बनेगा कैसे? तो वही यहाँ ये दिखाएंगे कि अगर मान लिए कि हैज नो मैक्सिमल मेंबर, तो आगे जाके कंट्राडिक्शन आ जाएगा, एक कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो उसी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए कैसे। कहा गया कि ए एक्स में सभी के सभी मॉड्यूल भरे हैं, सब मॉड्यूल भरे हुए हैं एम के नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स भरे हुए हैं। अब आगे बताया जा रहा है कि सपोज कर लीजिए कि एक्स हैज नो मैक्सिमल मेंबर। तो स्टार्ट करिए कहीं से। मान लीजिए कि एम एम अल्फा वन एक्स में है, लेट कर लीजिए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है सिंस एम अल्फा वन इज नॉट ए मैक्सिमल मेंबर। अगर ये मैक्सिमल नहीं है तो इससे बड़ा तो कोई ना कोई होगा। मान लीजिए वो कौन है? m2, एम अल्फा टू है, एम अल्फा टू है, मान लीजिए एम अल्फा टू है, ठीक है। यही बताया जा रहा है कि सिंस एम एम अल्फा वन, यहाँ लिखा है एम अल्फा वन इज नॉट ए मैक्सिमल मेंबर ऑफ फैमिली, देयर इज ए मेंबर एम अल्फा टू बिलोंग टू एक्स सच दैट एम अल्फा वन, ये इक्वल टू मत लगाइएगा, इक्वल टू लगाने से इक्वल भी हो सकता है, तो बस इतना ही, एम अल्फा वन कंटेन एम अल्फा टू, ठीक है। आगे फिर से यही प्रॉब्लम आएगी, अगेन सिंस एम टू एम अल्फा टू इज नॉट मैक्सिमल। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख दिया शुरू में कि एक्स में कोई मैक्सिमल है ही नहीं, ठीक। तो एक नेक्स्ट आ जाएगा, सपोज कीजिए एम थ्री आ जाएगा, ठीक है, सच दैट कि एम अल्फा टू को एम अल्फा थ्री कंटेन करेगा। यूजिंग इंडक्शन, इसी टाइप से मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए वी अराइव एट प्रॉपरली असेंडिंग चेन, ठीक है। एक हम चेन बना लेंगे, एराइज का मतलब क्रिएट कर लेंगे, सॉरी एराइव, एराइव का मतलब है कि एक प्राप्त कर लेंगे, या तो हमें मिल जाएगा या हम आ जाएंगे, एक असेंडिंग चेन पर आ जाएंगे कि एम अल्फा वन, एम अल्फा टू, फिर एम अल्फा थ्री एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। आप इतना बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन इसमें मैक्सिमल है नहीं तो रुकेगा ही नहीं। जब रुकेगा ही नहीं तो क्या करेगा? दिस कंट्राडिक्शन ऑफ टू वन, दिस इज कंट्राडिक्शन टू वन, ये वन का कंट्राडिक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि आप मान के चले हो लेट करके कि ये असेंडिंग चेन कंडीशन सेटिस्फाई करे हम, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि अगर मैक्सिमल है ही नहीं तो क्या करेगा? कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो आ गया कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन आ गया तो कहोगे कि हमारा एजम्पशन ही गलत था। एजम्पशन क्या था? सपोज दैट एक्स हैज नो मैक्सिमल मेंबर वाज रॉन्ग, ये रॉन्ग था। तो सही क्या होगा? इट हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट,
समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है, ओके गुड। तो इसी तरीके से अब देखिए थर्ड को लेकर के मुझे सेकंड प्रूफ करना है। ठीक है, तो थर्ड में क्या है? थर्ड में कहा जा रहा है कि यम सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन। उसके बाद इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ यम इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो ध्यान दीजिए, अगर मैक्सिमल होगा, थर्ड लेके चलना है कि सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन, तो अगर मैक्सिमल है तो ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, जैसे n1 है, n1 कंटेन n2 कंटेन n3 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमल का मतलब ये कि n नॉट मिल जाए जिसके बाद रुक जाए, अब कोई नहीं होगा, अब फाइनल होगा m ही होगा बस। ठीक है, इसके पहले अगर देखा जाए तो जीरो को कर दीजिए बस, ऐसे बस। ठीक है, इतना होगा। तो अगर ये कह रहा है कि मैक्सिमल कंडीशन सेटिस्फाई करे तो सबसे बड़ा तो मिल गया, तो बाकी तो सब छोटे ही होंगे। ठीक है, तो बाकी जब छोटे होंगे, तो जैसे कि ये जीरो है, जीरो के बाद ये जो टर्म है या नॉट, ठीक है, ये सपोज करिए कुछ एलिमेंटों से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, कुछ एलिमेंटों से, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें आपको एग्जाम्पल से तो आपको पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जेड रख दूँ और यहाँ पर सिंगलटन जीरो रख दूँ, और मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20 सपोज कीजिए 28 में जेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो 28 जेड ले रहा हूँ, तो ये किससे जनरेटेड है? ये 28 से जनरेटेड है, इसका मल्टीपल है इसमें। 28 किस में जनरेटेड है? 14 में। ठीक है, 14 किस में जनरेटेड है? 7 जेड में। 7 जेड किस में जनरेटेड है? सिर्फ जेड में। ठीक, तो ये सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है 28 से। ऐसे ही अगला जब बढ़ेंगे तो ये भी तो फाइनाइटली ही जनरेटेड है, 14 से जनरेटेड है। तो कहने का मतलब जब मैक्सिमल मिल जाएगा ना तो उसे रुकना पड़ेगा, और जब रुकना पड़ेगा तो उसके पहले सब फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सी लैंग्वेज लिख रहे हैं। इसमें लिखा जा रहा है कि एज्यूम, 3 को एज्यूम कर लीजिए। तो तो इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा कि अब आगे नेक्स्ट कुछ एज्यूम्सन है, लेट कर लीजिए कि यल भी सब मॉड्यूल ऑफ यम, यल कोई यम का सब मॉड्यूल है। ठीक, मतलब कि आप यहाँ पर ए कैपिटल यम है, या इस ऊपर वाले को कैपिटल यम मान लीजिए और नीचे वाले को यल मान लीजिए। ठीक, अंदर वाले को करें कि लेट यक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल। ठीक, अब एक फैमिली बनाइए एक्स, जिसमें सभी के सभी सब मॉड्यूल हैं, लेकिन ये सब फाइनाइटली जनरेटेड हैं। ऑल फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। ठीक है, ऑल फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल हैं, सॉरी सब मॉड्यूल। और किसके हैं? ऑफ यल के। यल यम का यल एक सब मॉड्यूल लिए हैं, और इस यल से जितने भी फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल हो सकते हैं उनका कलेक्शन एक्स में ले लीजिए। ठीक, अलग से एक्स बना करके। अच्छा, अब बताइए कि ये सिंगलटन जीरो एक्स में होगा कि नहीं होगा? इसलिए होगा कि कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर पूछना चाहता है तो ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर वैसे कोई भी अगर आप सब मॉड्यूल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का भी सब मॉड्यूल ले लिया। ठीक, कहीं भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आर है, आर का सब मॉड्यूल क्या है? क्यू ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यू का फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल बनाएंगे तो बहुत सारे, कम से कम इसमें अगर एक्स में कलेक्शन लूँ जिसमें क्यू का सब मॉड्यूल बनाना है, इसमें तो बहुत सारे होंगे। कम से कम जीरो तो एक तो होगा ही ना, जीरो के बाद और भी बहुत सारे होंगे। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि क्लियरली जीरो तो एक्स में होगा ही, और ऐसा होने से एक्स नॉन एम्प्टी हो जाएगा फैमिली। ठीक है, आगे कह रहे हैं फ्रॉम 3,
अब आपको 3 से क्या कंक्लूजन निकालना है? 3 में लिखा है कि यम हैज मैक्सिमल कंडीशन, यम सेटिस्फाई मैक्सिमल कंडीशन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रॉम 3 इट हैज ए मैक्सिमल मेंबर एल नॉट। क्यों? क्योंकि एक्स कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल, ऑल फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल ऑफ एल। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम 3 इट हैज ए मैक्सिमल मेंबर एल नॉट। इसके पास मैक्सिमल एलिमेंट होगा, क्योंकि ये 3 में कहा गया है ना कि यम हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, तो ये ले करके चलना है। तो कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। मान लीजिए उसका नाम L0 है, L0। तब क्या होगा? वी क्लेम दैट, एक क्लेम करना चाह रहे हैं कि L0 L के बराबर है। ठीक है, तो इसको दिखाए कैसे? कि कलेक्शन बनाए फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल यल के, और उसे सब यक्स में भरे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि इस यक्स के अंदर जो सबसे बड़ा होगा वो यल के बराबर ही होगा। तो चूंकि एक्स के अंदर जो भी है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, और ये यल के अगर बराबर हो गया तो यल भी क्या हो जाएगा? फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रूफ करने के लिए आगे यहाँ सपोज कर रहे हैं कंट्राडिक्शन। हमेशा ज़्यादातर चीज़ें कंट्राडिक्शन में ही प्रूफ की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए कंट्राडिक्शन में कैसे प्रूफ कर रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता। ऐसा ना होने का मतलब, मान लीजिए कि यल नॉट मैक्सिमल नहीं है। लिखे है ना कि इट हैज ए मैक्सिमल मेंबर एल नॉट, ये लिखा गया है, से कहा गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये सपोज करना है कि और हम क्लेम करेंगे कि यल नॉट यल के बराबर है। तो और एक क्लेम करने के लिए प्रूफ में कैसे चलेंगे? सपोज नॉट का मतलब ये मान लीजिए कि लेकिन ये तो आ रहा है प्रॉपर्टी से ना, कि एज्यूम 3 को एज्यूम कर रहे हैं, तो यल नॉट है तो ये मैक्सिमल है ही। तो जो सपोज नॉट कर रहे हैं मतलब यल नॉट के बराबर मुझे यल को प्रूफ करना है। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, तो यहाँ जो सपोज नॉट कह रहे हैं वो किसको कहेंगे? देखिए, हमें प्रूफ करना है यल नॉट को यल के इक्वल। तो हम कहें, और यल नॉट क्या हो जाएगा? चूंकि ये एल नॉट मैक्सिमल है, यल नॉट मैक्सिमल है, तो यल भी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा यल। ठीक, तो जो सपोज नॉट की बात की जा रही है, ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जो यल है वो इसके बराबर नहीं है। मतलब सपोज नॉट का मतलब ये हमें क्लेम करना है कि ये बराबर है, लेकिन हम सपोज नॉट का मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और यल नॉट यल के सब मॉड्यूल के कलेक्शन में है। यक्स क्या है? यल नॉट, ये जो यल है, हाँ यल के ही, यल के जितने भी फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल है उसके कलेक्शन में यल नॉट बैठा हुआ है। तो हमें क्लेम करना है कि यल नॉट यल के बराबर है। आगे कहा जा रहा है सपोज नॉट कहने का सेंस है कि जो प्रूफ करना है उसी को गलत मानिए। ठीक है, तभी नॉट लिखा है। तो आप ये कहेंगे कि यल नॉट नॉट इक्वल टू यल। तो इस सिचुएशन में बड़ा कौन होगा? क्या ये मतलब दो चीजें अगर बराबर नहीं है तो बड़ा या छोटा हो सकता है ना, खासकर जब यल के ही सारे के सारे सब मॉड्यूल एक्स में बैठे हैं तब के स्थिति में। तो यहाँ से कंक्लूजन ए निकलेगा कि ए बराबर नहीं है, तो यल नॉट यल के अंदर होगा। मतलब कि एल नॉट यल जो
कैपिटल एल है वो यल नॉट के ऊपर है, मतलब यल नॉट कंटेन है, प्रॉपरली कंटेन है एल में। छोटा तो हो नहीं सकता। देखिए तीन चांसेस बनेंगे, यल नॉट और यल के बीच में तीन चांसेस बराबर। यल नॉट बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए किससे, एल से। तीसरा हो जाए यल नॉट कंटेन हो जाए। तो अगर ये बराबर वाला केस नहीं हो रहा है तो क्या ए वाला केस होगा कि यल नॉट के अंदर यल हो जाए, ऐसा केस होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि एल का ही तो जो एल के जितने भी सब मॉड्यूल है उसका कलेक्शन, हाँ, मतलब कि यल नॉट यल का सब मॉड्यूल है, तो इसको प्रॉपरली कैसे कंटेन कर लेगा? तो एक केस तो बनेगा ही नहीं, तो बनेगा कौन सा केस कि यल नॉट यल के अंदर कंटेन हो। तो कंटेन हो और बराबर नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, और वो गैप में कम से कम एक एलिमेंट और होगा। मान लीजिए वो एक्स है, या सपोज करिए एक्स नॉट में लिख रहा हूँ पर बुक में एक्स लिखा है, तो मान लीजिए कि एक्स, ठीक है। तो इसी को बता रहे हैं कि ऐसे, इसे आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि ए है एल नॉट और ए है एल, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं एक्स है, तो एक्चुअल में यल में से अगर यल नॉट को घटा देंगे, इसको काट के निकाल देंगे, तो फिर भी तो एक्स बचा, तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए सपोज नॉट, देन देयर इज या देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग करेगा यल माइनस यल नॉट में। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं, जब सपोज नॉट मान रहे हैं तो यल तो बड़ा ही होगा ना, तो बड़ा होगा तो कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा। तो यल में से यल को, यल नॉट को निकालने के बाद, यल में से यल नॉट को निकालने के बाद भी कुछ बच जाएगा, तभी तो नॉट बराबर है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यक्स इसमें है। जब यक्स इसमें है तो तब क्या होगा? तब इसका मतलब है कि यल नॉट तो सब मॉड्यूल है ही, किसका? यल का। लेकिन अगर, ठीक है, अगर मैं प्लस यक्स कर दूं जो यक्स से जनरेटेड एलिमेंट है, तो जो दोनों के जो ये प्लस बनेंगे ये भी फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यल नॉट तो फाइनाइटली जनरेटेड है ही, यक्स एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इससे जनरेटेड, मान लीजिए कि यल नॉट 100 एलिमेंटों से जनरेट हो रहा होगा, तो यल नॉट प्लस यक्स अब 101 एलिमेंटों से जनरेट होगा। तो फाइनली, बट देन यल नॉट प्लस यक्स इज आल्सो फाइनाइटली जनरेटेड एंड सो इट बिलोंग्स टू यक्स, ठीक है। अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो यक्स में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यक्स लिखा गया है कि यक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइटली जनरेटेड सब मॉड्यूल ऑफ यल, ठीक है। और यही क्या हो गया? दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू द चॉइस ऑफ यल नॉट। क्यों? क्योंकि यल नॉट को क्या माना गया है? मैक्सिमल। जब यल नॉट को मैक्सिमल माना गया है तो उससे और बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आपने दिखा दिया कि ये एल नॉट प्लस एक्स एक और है जो आ गया है उसके अंदर, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो कंट्राडिक्शन किसकी वजह से हुआ? जब मैं माना था कि यल नॉट नॉट इक्वल टू यल के है, ठीक है, इसलिए तो हमारा सपोजिशन गलत है। तो है क्या? यल नॉट यल के इक्वल होगा, और जब इक्वल होगा तो यल नॉट फाइनाइटली जनरेटेड है, तो यल भी क्या हो जाएगा? फाइनाइटली जनरेटेड। दस यल इज फाइनाइटली जनरेटेड। समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? ओके, गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, टू के बाद में जो सेकंड इम्प्लाई करेगा फर्स्ट। तो सेकंड में है क्या कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। ये आपको मान के चलना होगा कि एवरी सब, क्योंकि सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट में ये मान के चलना होगा कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब जब फाइनाइटली जनरेटेड है तो आपको दिखाना होगा कि ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
ठीक, तो चलिए ले लीजिए, सेकंड इम्प्लाई फर्स्ट, एज्यूम कर लीजिए यहाँ से सेकंड। तो सेकंड जब एज्यूम करके चलेंगे तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है, मतलब ACC असेंडिंग चेन कंडीशन, एक कंडीशन प्रूफ करना है, असेंडिंग चेन लेना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना लिए तो कंडीशन प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ACC मतलब असेंडिंग चेन का एग्जिस्टेंस दिखाइए, इसको नहीं दिखाना है। असेंडिंग चेन के एग्जिस्टेंस को नहीं दिखाना है, असेंडिंग चेन आपको लेके चलना है, AC मतलब असेंडिंग चेन, और बाकी जो नेक्स्ट C आएगा कंडीशन, इसको दिखाना है। तो चलिए एक असेंडिंग चेन ले लीजिए, यहाँ पर लिखा है BN असेंडिंग चेन ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ M। आगे क्या करिए कि एक सेट बनाइए L जो सबका यूनियन हो, सबका यूनियन हो। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें जब सेकंड मान के चलेंगे तो सेकंड में लिखा क्या है, सेकंड में लिखा है कि एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो जब सभी मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड हैं, एक सेकंड, ओके, एवरी सब मॉड्यूल जब फाइनाइटली जनरेटेड है तब क्या होगा, इसी का यहाँ पर यूज करना है। ये चीज़ मतलब दिमाग में रखे रहना है कि हम जो जितने भी MI लिए हैं सबके सब फाइनाइटली जनरेटेड है। तो क्या होगा, तब एक यूनियन ले लीजिए, R ग्रेटर R इक्वल टू इज सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल। अच्छा एक चीज़ बताइए, सब मॉड्यूल का यूनियन, सब मॉड्यूल का यूनियन सब मॉड्यूल कब होता है, बताइए। पढ़े ना, ग्रुप में भी पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन तो पक्का है कि अगर M1 हो M2 हो तो इंटरसेक्शन तो पक्का है कि मॉड्यूल हो जाता है, लेकिन यूनियन कब होता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है और वो यही बोल रहे होंगे जब पहला दूसरे में कंटेन हो जाए या फिर दूसरा पहले में कंटेन हो जाए। ठीक है, यही एक स्थिति बनती है। क्यों, कुछ तो याद आया होगा। ठीक है, तो इसी से जरा ऑब्जर्व करिए कि जितने भी बन रहे हैं, पहला दूसरे में कंटेन, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें में, पांचवा छठवें में, इस प्रकार से कंटेन है कि अगर आप यूनियन भी आप लोगे ना, सारे MI का आप यूनियन ही ले लोगे तो भी तो एक MI ही आएगा जो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भी एग्जिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई होगा, मतलब कोई ना कोई, या इतना ज़्यादा मत सोचिए, बस ये बस सोचिए कि हर कोई एक दूसरे में अगले वाले में कंटेन है, इसलिए सबका यूनियन ले लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सब मॉड्यूल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मेन रीजन है कि ये, हाँ, कि ये यूनियन है, यूनियन है, और साथ में एक दूसरे को कंटेन कैसे, M1 M2 को, M2 M3 को, ऐसे करके MR+1 को से कंटेन करता चला जा रहा है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ MR R ग्रेटर R इक्वल टू इज सब मॉड्यूल। डेफिनेशन कौन सी है, वही वाली डेफिनेशन है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग मतलब ध्यान दे के देख लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रॉड सोचने का, मतलब बड़ा सोचने का, कि अभी तक जो पढ़े थे कि M1 अगर सब मॉड्यूल हो, M2 सब मॉड्यूल हो, तो यूनियन सब मॉड्यूल होता है इफ एंड ओनली इफ आइदर M1 कंटेन इन M2 और M2 कंटेन इन M1, ऐसा पढ़े हुए हैं। तो ये स्थिति किसके लिए है, फाइनाइट के लिए लिखी गई है। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और उम्मीद है कि आप शायद एक आध लोग दिए होंगे। तो इसको देखना, कहीं खोजना कि जो ये थियरम है यूनियन वाला, क्या ये जनरलाइज्ड केस में मतलब इनफाइनाइट के केस में भी संभव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, R ग्रेटर R इक्वल टू 1, तो 1 या 1 से बड़े सब ले लीजिए, तो सब ले लेंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा।
तो सब मॉड्यूल तो होने के चांसेज हैं, लेकिन क्या है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं फाइनाइट के केस में, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट का केस हो सकता है। तो इस चीज़ को हम दूसरे लेक्चर में क्लियर करेंगे, कुछ काउंटर एग्जाम्पल वगैरह ढूंढ करके। ठीक है, अभी के लिए सोचेंगे तो टाइम भी लगेगा और आएगा भी नहीं, इसको दूसरे क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि सब मॉड्यूल होगा। ठीक, तो यल सब मॉड्यूल है। बाई सेकेंड यल इज फाइनाइटली जनरेटेड। बाई सेकेंड यल इज फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब है कि एवरी सब मॉड्यूल क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड, तो यूनियन भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड। लेकिन इनफाइनाइट के केस में थोड़ी प्रॉब्लम है। इनफाइनाइट के केस में इसलिए प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक सेकेंड, हेलो, और लोगों, ओके, ठीक है। तो यही देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट के केस में थोड़ी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए कि मैं एक, सपोज कीजिए E1, E1 का मतलब समझते हैं ना कि फर्स्ट प्लेस पर 1, बाकी सब क्या है, 0 0, ऐसे मान लीजिए है। E2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 लिए, यहाँ पर 1 और बाकी सब 0 0। E3 ले लिए, 0 0 1। फंक्शनल एनालिसिस में ऐसा बेसिस आपको देखने को मिला होगा। इनफाइनाइट है ये, फाइनाइट नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं एक x1 बना रहा हूँ जो किससे जनरेटेड है, E1 से जनरेटेड है। अब मैं x2 बना रहा हूँ, वो E1 E2 से जनरेटेड है। x3 बना रहा हूँ जो E1 E2 E3 से जनरेटेड है, एंड सो वन। जब मैं xn बनाऊंगा तो E1 E2 एंड सो वन En से जनरेटेड होगा। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, तो एक कंक्लूजन देगा कि x1 कंटेन होगा x2 में, x2 कंटेन होगा x3 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। आप अगर सबका सारे xi का यूनियन ले लीजिए, सारे xi का क्या ले लीजिए, यूनियन, तो यूनियन ले लोगे तो इसमें आएगा कौन कौन, ठीक है, सभी आ जाएंगे। मतलब कि E1 से भी जनरेटेड आ जाएगा, E2 से भी जनरेटेड आ जाएगा। तो क्या ये जो मैं कह रहा हूँ यूनियन ऑफ xi अगर आप ले लेंगे तो क्या ये फाइनाइटली जनरेटेड होगा, बताइए? ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पूरा अनंत तक आ गया ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, वो तो मान लीजिए कि आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें जैसे कि ये मैं कह रहा हूँ कि E3 है, मतलब ये जो टपल्स है ना, टपल्स किसी आर्यन में नहीं है, आर्यन में नहीं है, ये इनफाइनाइट डायमेंशन में है। ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशन में वेक्टर स्पेस टाइप का है। ठीक, तो इस टाइप का सिचुएशन ऐसा बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें रोके हुए हैं। चूंकि सब मॉड्यूल बता दिए और ये भी बता दिए कि प्रत्येक फाइनाइटली जनरेटेड है तो यूनियन फाइनाइटली जनरेटेड होगा। तो यहाँ मुझे कुछ डाउट है, इस पर हम भी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए एज इट इज रहने देते हैं। तो अगर एल फाइनाइटली जनरेटेड है, ध्यान दीजिए, चूंकि सब मॉड्यूल है और बाई 2 प्रत्येक फाइनाइटली जनरेटेड है, तो यूनियन को भी मान लिया कि फाइनाइटली जनरेटेड है। सपोज दैट, तो अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट होंगे जो सबको जनरेट कर रहे होंगे, तो फाइनाइट ही होंगे। तो फाइनाइट में कौन कौन है, x1 x2 और xn, इतना ले लीजिए। ठीक है, तब आगे क्या होगा, मान लीजिए कि xi mri को जनरेट करेगा। मान लीजिए कि xi mri में है, फॉर सम ri। ठीक है, ऐसे मतलब कि x1 किस में होगा, x1 मान लीजिए सीधे सीधे mr1 में होगा। ठीक, इसमें बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं, तो mr1 में होगा, मतलब हाँ। और x2, ऐसे ही x2 किस में होगा,
यम R2 में होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। लेट आर नॉट बी मैक्सिमम ऑफ आर आई। सपोज करिए कि आर जीरो सारे आर आई का मैक्सिमम है, मतलब सबसे बड़ा है। देन एक्स आई बिलोंग टू एम आर जीरो फॉर ईच आई। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स आई जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है एम आर आई में, फॉर सम आर आई, मतलब कि कोई भी एक्स आई जरूरी नहीं है कि किसी में भी बिलोंग कर सकते, क्योंकि क्रम से लिए नहीं है ना, लेकिन इसे नियम से अगर लेते तो ऐसे लेते। जैसे कि मान लीजिए कि यम वन किससे जनरेटेड है, मान लीजिए कि एक्स वन से जनरेटेड है, यम टू किससे होता, एक्स वन कामा एक्स टू से हो जाता, तब जाके इसमें दोनों होते। इसी प्रकार से अब यम थ्री की बारी आती तो इसमें कौन होता, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री तीनों से जनरेटेड होता। इस प्रकार से अगर लेते तो एक दूसरे को कंटेन करता चला जाता। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि देन मान लीजिए कि एक्स आई मैं ले रहा हूँ, जैसे इसमें सभी के बहुत सारे एक्स हैं, तो एक्स आई किसी एम आर आई में है फॉर सम आर आई, जरूरी नहीं है कि वो क्रम से लिया जाए, कहीं भी हो सकता है। तो इससे क्या हुआ आगे, फिर जितने भी आर आई हैं उन सब में से मैक्सिमम कौन है, आर नाट। ठीक है, तब क्या होगा, देन यम आर नाट में प्रत्येक एक्स आई होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा कि एक दूसरे में कंटेन करता हुआ चला जा रहा है ना, एक दूसरे में कंटेन करता हुआ चला जा रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसमें तो सब बैठे होंगे। क्यों, देन एक्स आई बिलोंग टू एम आर नॉट फॉर ईच आई। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कंटेन कर रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा आर नॉट जो मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम वाले में तो सभी होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद इट फॉलोज, ये फॉलो कर रहा है दैट एल बराबर एम आर नॉट। ठीक है, तब एम आर नॉट के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभी है ना। ठीक, एम आर नॉट में सभी एक्स आई हैं, और यहाँ आप देखिए यल में भी सभी हैं, एक्स वन एक्स टू से लेकर के एक्स एन तक सभी हैं। तो एम आर नॉट में भी सभी हैं फॉर ईच आई, और यल में भी ईच हैं। तो जब सभी हैं तो दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, एंड सो, तब आगे एम आर जो होंगे, मतलब जो भी आर आएंगे आर नाट से बड़े, सबके लिए क्या होंगे, यही एम आर नाट, क्योंकि सबसे बड़ा यही एम आर नाट हो चुका है, तो जो भी उसके बाद में आएगा तो उसके लिए यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई कि एक आर नाट आपको मिल जाएगा जिसके आगे सभी आर के लिए एम आर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि आर, जैसे कि आर हो, आर के लिए तो एम आर नाट रहेगा ही, आर के आगे आर प्लस वन होगा ना, तो उसके लिए भी एम आर नाट होगा, आर प्लस टू के लिए भी एम आर नाट ही होगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, या एम आर जीरो जो भी कहिए। तो इस क्रम में कहेंगे कि कुछ दूर जा कर के एक कांस्टेंट हो जा रहा है, एम आर नाट हो जा रहा है। तो यही कंडीशन है एसीसी का। ठीक, कि कोई भी असेंडिंग चेन कब कहा जाता है कि कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जब एक निश्चित टर्म यार आर नाट के बाद या आर जीरो के बाद जितने भी एम आर आए या सब मॉड्यूल्स आए, सब के सब उसी के बराबर हो, मतलब कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो यहाँ से आपको डाउट हो सकता होगा कि इट फॉलोज दैट एल इक्वल टू एम आर नाट। ठीक, तो तो यहाँ से वही है कि सारे के सारे एक्स आई अगर एम आर में है, और ऊपर भी देख रहे हैं सभी के सभी एक्स आई किस में है, यल में है, तो दोनों को तो बराबर ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि यल भी इन सब से जनरेटेड है और यम भी क्या है, इन्हीं सब से जनरेटेड है, सभी आर आई से जनरेटेड है, एक्स आई से जनरेटेड है, तो दोनों हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो अब रही बात की, और आर नाट क्या है, आर नाट मैक्सिमम है। ठीक है, आर नाट मैक्सिमम, जितने भी आर आई थे, जैसे यहाँ पर देखिए एम आर लिखा है ना,
कैपिटल एम और यहाँ आर। तो यही आर आई में जो सबसे मैक्सिमम है वो मिल चुका है। जब मैक्सिमम मिल चुका है तो बाकी सब उसी में कंटेन होंगे। और उसके आगे जो भी आप, चूंकि मैक्सिमल आपको मिल गया है तो उसके आगे जो भी लेंगे तो वही आएंगे, उससे बड़ा नहीं आएगा। इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही होंगी। आप पूछोगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब क्वेश्चन अराइज करते हो तब आइडिया में आता है, दिमाग में आता है क्या बताना है। पूछना है कुछ या समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, इसके बाद यहाँ से आपको अब बस यही। तो जैसे कि आप नोट्स में देखे हैं कि नोट्स में रहता है कि इक्विवेलेंट को ही आगे जाके डेफिनेशन बता दिया जाता है। जैसे कि आप नोट्स में पिछली बार पढ़े थे कि अगर जीरो से ए से बी से सी से जीरो कोई एग्जैक्ट सीक्वेंस हो, यहाँ अल्फा हो बीटा हो, ठीक है, तो इसे स्प्लिट तब कहा जाता था जब यहाँ से एक मैप एग्जिस्ट करे गामा टाइप से, कि गामा ऑफ बीटा इक्वल टू आई सी हो जाए। तो इसको अगर लेट करके चलते थे तो एक मैप यहाँ से एग्जिस्ट करती थी बीटा से बी से ए पर। सपोज कीजिए कि वो कोई भी हो जाए, आई टाइप का हो जाए, तो ए भी बनता था कि आई ऑफ अल्फा इक्वल टू आई ए हो जाए, कुछ ऐसा। उसके बाद थर्ड केस भी इसमें एक बना हुआ था, ठीक है, और तीनों केस इक्विवेलेंट थे, और अंत में कह दिया कि यही डेफिनेशन है किसकी, स्प्लिट की, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि ये तीनों केस को इक्विवेलेंट दिखाए हैं, तो तीनों में से कोई एक लेके चलेंगे तो बाकी प्रूफ करेंगे, या यूं कहें कि तीनों या तो तीनों, ठीक है, तीनों आपस में तीनों, अगर तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा तो उस टाइप के मॉड्यूल को हम बोलेंगे नाइदेरियन मॉड्यूल। यही नाइदेरियन मॉड्यूल की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये मॉड्यूल एम ओवर आर इज सेट टू बी नाइदेरियन मॉड्यूल इफ इट सेटिस्फाई एनी वन एंड हेंस ऑल। एनी वन एंड हेंस ऑल मतलब एनी वन कोई एक सेटिस्फाई कर जाए और एक करेगा तो सब कर जाएगा, क्योंकि सब इक्विवेलेंट है, इसलिए एंड हेंस ऑल ऑफ द कंडीशन इन द एबव थ्योरम, ठीक है। अगर से सेटिस्फाई कर जाए तब उस यम को हम क्या बोलेंगे, नाइदेरियन मॉड्यूल, ठीक है। अब वही डेफिनेशन एक्सटेंड हो जाती है नाइदेरियन रिंग पर, ठीक। कैसे? अगर यही कंडीशन कोई रिंग सेटिस्फाई करे, ए रिंग आर इज सेट टू बी नाइदेरियन रिंग इफ इट इज ए नाइदेरियन मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म होगा ना कि आर मॉड्यूल बनाता है, बहुत आसान है, क्योंकि आप आर क्रॉस आर टू आर मैप ले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आर मॉड्यूल बनाएगा ही। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मॉड्यूल ही है अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर, ओवर इटसेल्फ। अगर ये जो असेंडिंग वाली कंडीशन है, असेंडिंग चेन कंडीशन, या उसके इक्विवेलेंट दो और कंडीशन, कुल मिला के तीन कंडीशन, तीन में से कोई एक या फिर सभी, ठीक, एक करेगा तो सभी, अगर आर सेटिस्फाई कर जाए मॉड्यूल के सेंस में, कब? जब आर अपने आप को मॉड्यूल समझे अपने ही रिंग पर, ठीक है, तब हम कहेंगे कि आर क्या हो जाएगा, नाइदेरियन रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी डेफिनीशन है, और इसको और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं यहाँ से। जैसे कुछ देखिए यहाँ पर चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि इफ वी कंसीडर ए रिंग आर एज लेफ्ट मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ, ठीक है, कंसीडर रिंग आर एज अ लेफ्ट मॉड्यूल ओवर इटसेल्फ, आर को आर पर ही हम लेफ्ट मॉड्यूल कह सकते हैं। देन सब मॉड्यूल्स आर प्रिसाइजली द लेफ्ट आइडियल, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, ए रिंग होता है, आई होता है, इसकी जो खास डेफिनेशन होती है कि इसमें से अगर आप ए ले रहे हैं, इसमें से आर ले रहे हैं, तो लेफ्ट का मतलब कि आर को इसके मेंबर पर लेफ्ट से ऑपरेट करे, मतलब आर ए, तो फिर कहाँ चला जाए, आई में, तब लेफ्ट आइडियल होगा। अगर
आर ए रहे और आगे से हो, राइट से हो, तब हो जाएगा राइट आइडियल। अगर दोनों साइड से हो तो सिर्फ आइडियल। ठीक, तो ये आइडियल हो जाता है। और बाकी चीज़ें तो 10 ए रिंग आर इज लेफ्ट नाइदेरियन रिंग इफ एंड ओनली इफ इट फॉल्स, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ all its left ideal are finitely generated। तो इन सेंटेंस को समझने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए। आइडियल तो समझ में आता है। 10 द रिंग आर इज लेफ्ट नाइदेरियन आइडियल इफ एंड ओनली इफ ऑल लेफ्ट आइडियल आर फाइनेटली जनरेटेड। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि जब नाइदेरियन हो जाएगा तो ऊपर डेफिनेशन में लिखा है ना कि एवरी सब मॉड्यूल फाइनेटली जनरेटेड होगा, तो इसीलिए सभी जो लेफ्ट आइडियल हैं वो क्या हो जाएंगे, फाइनेटली जनरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, और चीज़ें अगर पूछना तो पूछ सकते हैं। आगे है सिंस सब मॉड्यूल ऑफ सब मॉड्यूल इज अगेंस्ट सब मॉड्यूल ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये उसी की सफाई दे रहे हैं। सफाई का मतलब उसी के सपोर्ट में ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि सब मॉड्यूल का जो सब मॉड्यूल होता है अगेंस्ट सब मॉड्यूल होता है। ठीक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि नाइदेरियन रिंग जैसे ही आएगा तो इसमें 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, एसीसी सेटिस्फाई करेगा, सभी सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होंगे और मैक्सिमल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो और तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, फाइनाइटली जनरेटेड। तो जब फाइनाइटली जनरेटेड आ रहा है तो एवरी सब मॉड्यूल, ठीक है, तो चूंकि आप रिंग ले रहे हो तो रिंग के सेंस में सब मॉड्यूल क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, जैसे कि सब मॉड्यूल में यम का सब मॉड्यूल मान लीजिए यन है तो सब मॉड्यूल बोलते हैं, लेकिन आर अगर रिंग है तो रिंग का सब मॉड्यूल क्या होगा, खासकर मॉड्यूल के सेंस में। क्योंकि देखिए रिंग का सब रिंग होगा तो आई होगा, लेकिन जब मैं आर को रिंग मॉड्यूल के सेंस में देखूंगा तो ए वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कौन सी, खासकर आर क्रॉस यम टू यम वाली प्रॉपर्टी। ये तभी संभव हो पाएगा जब यम के जगह पर आइडियल भरें। क्यों, क्योंकि आइडियल भरेंगे तभी तो आर क्रॉस आई टू आई मैप जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर ए लेते हैं इसमें आर लेते हैं तो आर ए इसमें जाता है आइडियल की प्रॉपर्टी से। इसलिए जो मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है आर, जो डेफिनेशन है आर क्रॉस एम टू एम, तो इस सिचुएशन में एम के प्लेस पर कोई सब रिंग नहीं सेट हो पाएगा। एम के प्लेस पर उसका सब जो आइडियल है वही आइडियल। ठीक है, आइडियल ही अच्छा रोल, अच्छा रोल क्या मतलब यही सेट हो पाएगा इन द सेंस ऑफ मॉड्यूल। इसलिए आइडियल का जिक्र कर रहे हैं कि आइडियल, ठीक है, लेफ्ट आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, और बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, आप फ्री हैं पढ़ने के लिए। अगर एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो थर्ड यूनिट चल रहा है, ठीक है, थर्ड यूनिट में जो टॉपिक हैं बहुत 3 ही 4 टॉपिक हैं। सबसे लास्ट में आएगा हिल्बर्ट बेसिस, तो उसे हम भी बताएंगे। लेकिन आप लोग कहीं पीडीएफ वगैरह खोजना, किसी को अच्छा पीडीएफ मिल जाए तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि है क्या कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबके मोबाइल पर अलग अलग टाइप के पीडीएफ खोलते हैं। अब उसमें कौन सी एआई काम करती है, मशीन लर्निंग वगैरह काम काम करती है, तो कभी किसी पर, क्योंकि मैं एक बार कोई एक एग्जांपल कोई बच्चा दिखा रहा था जो मैं नहीं खोज पाया था, लेकिन वो कोई एक स्टूडेंट साथ श्रद्धा ही दिखा रही थी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पीडीएफ मिल जाए, मुझे ना मिल पाए, तो आप मुझे अगर लगेगा कि आपको अच्छा है तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं सब, अच्छा ठीक है, तो उसे भेज दीजिएगा। उसके बाद और भी कुछ मिलेगा तो उसे भी सेंड कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि एवरी, ओके, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ ए नाइदेरियन मॉड्यूल इज ए नाइदेरियन मॉड्यूल। तो जरा देखिए नाइदेरियन मॉड्यूल, इसमें प्रूफ क्या करना, ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर नाइदेरियन मॉड्यूल है तो उसका एवरी सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा।
ठीक है, एक बड़ा सा मॉड्यूल लिए और कह दिए नाइजेरियन है, तो इसका एवरी सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। जब फाइनाइटली जनरेटेड होगा तो कोई मॉड्यूल अगर कोई सब मॉड्यूल है और वो फाइनाइटली जनरेटेड है तो उल्टा फिर तो ट्रू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वो नाइजेरियन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई बड़ा सा मॉड्यूल है, ठीक है, और ए यम मान लीजिए नाइजेरियन है, तो इसका एवरी सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा, उसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर सब मॉड्यूल बैठा है, चूंकि ये नाइजेरियन से ही आ रहा है तो ये भी तो इसके भी तो सब मॉड्यूल सभी के सभी फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। ठीक है, तो एक खुद क्या बन जाएगा, नाइजेरियन बन जाएगा। तो इसका प्रूफ बस लिख सकते हैं, और क्या इतना कठिन थोड़ी ना है। लेकिन ए सही है, ये जो नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक, देखिए कहा जा रहा है एनी होमोमार्फिक इमेज ऑफ ए नाइजेरियन मॉड्यूल इज नाइजेरियन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एफ है, इसे देखना ध्यान से, समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सरल भी है। ठीक ध्यान दीजिएगा, एनी होमोमार्फिक इमेज ऑफ ए नाइजेरियन मॉड्यूल इज नाइजेरियन, हाँ, नाइजेरियन मॉड्यूल इज नाइजेरियन। ठीक है, तो यहाँ जो मैपिंग ले रहे हैं ना, लेट एफ M1 से M2 पर बी एस सरजेक्टिव होमोमार्फिज्म ले रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊपर क्या लिखे हैं, होमोमार्फिक इमेज। तो होमोमार्फिक इमेज में कहाँ लिखा है कि आपको ऑनटू ही लेना है? आप तो कुछ भी ले सकते थे, जरूरी है कि ऑनटू लें, लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे ना तो ऑनटू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी में आगे सरजेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको प्रूफ किए हैं इनवर्स मैप लेकर के। ठीक है, इनवर्स मैप की ज़रूरत से, मतलब एक ट्रिक यूज किए हैं इनवर्स मैप वाला, तो वो यूज करके इसे शो कर रहे हैं। तो जब इनवर्स आप इमेज लोगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सपोज कीजिए इस प्रकार से M1 है, यहाँ पर M2 है, और इधर से इनवर्स इमेज लेना है, तो और इस M2 में से मैं कोई सपोज कीजिए कि L पकड़ूंगा, मान लीजिए कि यहाँ पर L में पकड़ा, M2 का L पकड़ा, आर्बिट्रेरी पकड़ा, तो आर्बिट्रेरी पकड़ा तो उसको जब उधर ले जाना रहेगा, मतलब मुझे लिखना रहेगा F इनवर्स L। तो अगर आप आर्बिट्रेरी पकड़ोगे और ये फंक्शन अगर ऑनटू नहीं है, ऑनटू नहीं है, मान लो कि ऑनटू नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट तो खाली होगा ना। और मान लो कि अगर सब मॉड्यूल लेते समय उसी यल के अंदर वो प्री इमेज, जिसका प्री इमेज नहीं है, अगर वो एलिमेंट आ गया तो उसका इनवर्स लेते समय इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यही चीज है कि जैसे कि देखिए, ऑनटू लेने के पीछे कारण यही है, सिंपल कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं है। कि आप ऐसे सोचो कि अगर ये ऑनटू नहीं हो तो मान लो कि एक्स खाली है, फिर M2 का सब मॉड्यूल लेंगे। यहाँ देखिए लिखे हैं ना, लेट यल बी द सब मॉड्यूल ऑफ M2। तो सब मॉड्यूल लिए तो पता चला कि उस सब मॉड्यूल में ये एक्स भी आ गया। अगर एक्स आ गया तो इसका इनवर्स इमेज उधर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? कहेगा ना, ये बताएगा, मशीन एरर बताएगा कि एक के पास तो प्री इमेज है ही नहीं, फिर आप कहां से ले जाओगे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसलिए अगर आप ऑनटू नहीं लोगे तो इसमें एक आध दो एलिमेंट खाली हो सकते हैं जिसका प्री इमेज हो ना, मतलब नहीं होंगे। लेकिन जब मैं M2 का कोई आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल पकड़ूंगा तो हो सकता है वो आ जाए, और जब आ जाएगा तो उसका इन्वर्स लेंगे तो इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि एरर बताएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका जो आई कार्ड होता है ना, कलेक्शन ऑफ आई कार्ड, कलेक्शन ऑफ आई कार्ड, मतलब कॉलेज के सारे स्टूडेंटों का कलेक्शन एक बॉक्स में भर दिया जाए और सारे स्टूडेंटों को खड़ा कर दिया जाए, तो सारे स्टूडेंटों का बना होगा आई कार्ड। तो ये ऑनटू मैप की तरह है।
अगर किसी भी सबसेट का प्री इमेज लेंगे तो इसमें बहुत सारे सब स्टूडेंट आ जाएंगे, जिनका इसमें रहेगा वो अपना पकड़ लेंगे। लेकिन सपोज करो कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका कि आई कार्ड बना ही नहीं है, और उल्टा लेते समय जब मैं ऐसे लिया तो इधर जाएगा, तो वो जब आएगा लेने के लिए तो उसके पास आई कार्ड रहेगा ही नहीं, क्योंकि जब नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर एरर टाइप से आने लगेगा। एरर टाइप में आने का मतलब वो ये कहेगा कि आपकी व्यवस्था गड़बड़ है, कि सभी स्टूडेंटों का आई कार्ड नहीं है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सेम, इसलिए इसे आंटू बनाया गया है। आंटू बनाने का सेंस है कि सारे स्टूडेंट का आई कार्ड इसमें होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आंटू का जिक्र किया गया है। हाँ, और भी चीज़ें होंगी सामने तो बताया जाएगा, लेकिन पहले तो यही सोचिए। मान लीजिए कि सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, कहाँ से कहाँ पर, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं ताकि ज़्यादा मुझे स्पेस मिल जाए समझाने के लिए। ओके, M1 यहाँ पर है, यहाँ पर M2 है, यहाँ से कोई मैप है F, ये आंटू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देन F इन और L एक सब मॉड्यूल ले लीजिए M2 का, ये है L सब मॉड्यूल, तो इसका इनवर्स लेना है, तो इनवर्स लेना है तो इनवर्स इसमें चला आएगा, मतलब कि A होगा F इनवर्स L। एफ इनवर्स एल जानते हो क्या होगा? अगर आप डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन कहीं पर खोज लेना किसी सेट का इनवर्स लगा करके, तो इसमें होता है कि एक्स एलिमेंट M1 के उन एलिमेंटों को पकड़ेंगे जिस पर एफ लगाने पर वो M2 में चले जाते हो, सॉरी L में चले जाते हो, इस प्रकार से। मतलब कि M1 के उन एलिमेंटों को इनवर्स में पकड़ेंगे, ये डेफिनेशन है। अगर नहीं मतलब कि इसे आप ऐसे मत सोचना, ये डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स देखिए क्या होता है, कि चूंकि F यहाँ से यहाँ पर जा रहा है ना, तो F इनवर्स L में हम ये जो ले रहे हैं, ये सबसेट होता है M1 का। ठीक, कि M1 के उन एलिमेंटों को पकड़ रहे हैं जिस पर F लगाने पर वो L में चला जाए। मतलब ये इस तरीके का है, जैसे कि मान लीजिए कि F इनवर्स L में x है, तो L यहीं रखो, तो उधर जाके F क्या हो जाएगा, Fx। तो Fx तो एलिमेंट है, सेट है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं, तो इसमें बिलोंग करा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि Fx को L में बिलोंग करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है F इनवर्स L का डेफिनेशन? मान लीजिए कि F इनवर्स L में x बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है तो इसको दोनों साइड F लगा दो आप, तो Fx करोगे तो बिलोंग कर जाएगा इधर F इनवर्स, पहले से F लगेगा तो क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो यही डेफिनेशन बना देते हैं कि दोज एलिमेंट ऑफ M1, ठीक है, जिस पर F लगाने पर L में चला जाए वो F इनवर्स L हो जाएगा। तो एक्चुअल में F इनवर्स L M1 का सबसेट होगा। तो इस प्रकार से हो जा रहा है, बाकी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, कहा जा रहा है कि देन F इनवर्स L इज सब मॉड्यूल ऑफ M1। ये जानते हैं कि इनवर्स इमेज जो होता है होमोमॉर्फिज्म का, जो होता है सब मॉड्यूल होता है। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अच्छा बताओ, सब मॉड्यूल होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई टेस्ट वगैरह है सब मॉड्यूल के लिए? सब ग्रुप के लिए टेस्ट है, सब रिंग के लिए टेस्ट है, सब मॉड्यूल के लिए, साथ सब मॉड्यूल के लिए कोई टेस्ट नहीं है। बता दे दिया जाता है कि सबसेट हो और खुद में मॉड्यूल हो जाए तो सब मॉड्यूल हो जाएगा। तो दिखाते हैं कि कैसे ये सब मॉड्यूल हो जाएगा। ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर M1 है, यहाँ पर क्या है, M2 है, यहाँ से यहाँ पर F होमोमॉर्फिज्म है, आंटू आंटू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, यहाँ पर L है, तो इधर से जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसमें आकर के F इनवर्स L हो जाएगा। तो
इस सबसेट तो है। सब मॉड्यूल होने के लिए पहले हम इसको दिखा दें कि ये एबिलियन ग्रुप है ना। एबिलियन ग्रुप होने के लिए मुझे इसको क्या दिखाना होगा? एबिलियन ग्रुप, ये तो एबिलियन ग्रुप है ही, तो इसका सब ग्रुप ही तो दिखाना है। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या काम करें बताइए? एफ इनवर्स यल को पहले सब ग्रुप दिखा दीजिए। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए दो एलिमेंट पकड़िए, एक्स और वाई, और मुझे दिखाना होगा कि सब ग्रुप के लिए एक्स माइनस वाई बिलोंग कर जाएगा एफ इनवर्स एल में। ठीक है, ये मुझे शो करना होगा। इतना मुझे लेट करना है, इतना मुझे लेट करना है, इतना मुझे शो करना है। एक्चुअल में आप जो दिखाते हो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग टू जी, वही है। एक्स के साथ वाई का इनवर्स, चूंकि यम प्लस के साथ एबिलियन ग्रुप बनाता है, इसलिए एक्स के साथ वाई का इनवर्स माइनस वाई बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, तो ये मुझे शो करना है। तो कैसे शो? तो एक्स वाई अगर एल में है, तो अभी मैं एफ इनवर्स की डेफिनेशन लिखा। क्या लिखा? एफ इनवर्स एल बराबर, मैंने बताया कि दो जी एक्स ऑफ एम वन सच दैट कि एफ एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पर? एफ एक्स बिलोंग करेगा एल में। ठीक है, तो अगर एक्स इसमें है, ठीक है, तो इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा एल में, फिर एफ ऑफ वाई भी बिलोंग करेगा एल में। एल इधर सब मॉड्यूल लिए हैं, सब मॉड्यूल है तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन ही है कि अगर इसमें ए हो इसमें बी हो तो ये माइनस बी तो बिलोंग करेगा ही। तो एफ एक्स माइनस एफ वाई बिलोंग करेगा एल में। चूंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो एफ को हम एक्स माइनस वाई बिलोंग करा देंगे एल में। फिर इसकी उल्टी डेफिनेशन यूज कर लीजिए, एक्स माइनस वाई बिलोंग टू एफ इनवर्स एल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सिमिलर फैशन इसी तरीके से, ठीक है, सिमिलर वे से, सिमिलर फैशन से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मैंने छोटा सा दिखाया है, कंप्लीट नहीं दिखाया है, लेकिन बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिए। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं याद है, मतलब कहते हैं कि मैंने मॉड्यूल थ्योरी में पीएचडी नहीं की है, तो कुछ चीज़ें मुझे खोज के बतानी पड़ती है, तो इसलिए इतना काम भर के लिए है कि ये सब मॉड्यूल बन जा रहा है, बाकी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर काम हो जाएगा। तो इससे क्लियर है कि देन एफ इनवर्स एल सब मॉड्यूल हो जाएगा M1 का। ओके, आगे सिंस M1 इज नाइजेरियन, M1 नाइजेरियन, तो अभी एक ऊपर थियरम पढ़े हैं, क्या है कि सब मॉड्यूल ऑफ नाइजेरियन इज अगेन नाइजेरियन। ठीक है, तो इसका अगर हम यूज करें तो एफ इनवर्स एल, एफ इनवर्स एल किसका सब मॉड्यूल है? M1 का। M1 का है तो एफ इनवर्स एल क्या हो जाएगा? नाइजेरियन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ठीक है, नाइजेरियन हो जाने दीजिए। तो अगर नाइजेरियन हुआ तो नाइजेरियन का मतलब है कि ये फाइनेटली जनरेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है एफ इनवर्स एल इज फाइनेटली जनरेटेड। आगे क्या है? सिंस इमेज ऑफ फाइनेटली जनरेटेड मॉड्यूल अंडर होमोमॉर्फिज्म इज फाइनेटली जनरेटेड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इमेज ऑफ फाइनेटली जनरेटेड होता है। ठीक है, होमोमॉर्फी मतलब कि ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी ला रहे हैं। तो ऐसा तो मैंने शायद पीछे नहीं दिखाया है, या तो हो सकता है बहुत ही बेसिक रिजल्ट हो जो होमोमॉर्फिज्म में यूज होता है, तो होगा ही, क्यों नहीं होगा? इनके कहने का मतलब है, ऐसे सपोज करिए कि ये मान लीजिए M1 है, ये सपोज करिए कि M2 है, और यहाँ पर सपोज कीजिए L है जो फाइनाइटली जनरेटेड है, L फाइनाइटली जनरेटेड है, फाइनाइटली जनरेटेड। तो फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसमें कुछ जनरेटर होंगे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक x1 है एक x2, बस दो ठो ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर इमेज यहाँ जा रहा है और यहाँ पर जाकर के इमेज हो जा रहा है FL, ठीक, तो कहेंगे कि FL जो होगा, और यहाँ से यहाँ कोई मैपिंग है F, तो FL जनरेटेड होगा FX1 से और FX2 से।
क्यों जनरेटेड होगा? मतलब ये कहने का सेंस है कि अगर M1 के अंदर कोई सब मॉड्यूल है, उसके जनरेटर अगर F के थ्रू उसमें चले गए तो वहां भी जनरेट कर देते हैं, इमेज को जनरेट कर देते हैं। तो यही है कि होमोमार्फिक इमेज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो ये दिखाया जा सकता है कैसे, ऐसे ऐसे सोचिए, अगर ए एल फाइनाइटली जनरेटेड है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट यक्स, कोई भी एलिमेंट यक्स कैसे लिखोगे आप? यक्स बराबर ए एक्स प्लस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, और बताओगे कि ए बी कहाँ का मेंबर है? रिंग का मेंबर है। ठीक है, तो अब होमोमार्फिज्म है तो एफ लगा के देखता हूँ, एफ एक्स दोनों साइड लगा दिए, तो एफ दोनों साइड लगाएंगे तो होमोमार्फिज्म की प्रॉपर्टी से ए एफ एक्स वन हो जाएगा प्लस बी एफ एक्स टू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो x है घूम के यहाँ पर गया तो क्या बन गया? यहाँ पर घूम के गया तो एफ एक्स बना, लेकिन एफ एक्स किनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ रहा है? एफ एक्स वन और एफ एक्स टू से। तो हम कह सकते हैं कि ये एफ एक्स जनरेटेड है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू से। इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट, सपोज कीजिए कि इसके अंदर अगर आप कोई y ले लेते हो तो y भी तो सी वन एक्स वन प्लस सी टू एक्स टू से जनरेट होगा। इस प्रकार से जब आप इस पे f लगाओगे तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा? सी वन एफ एक्स वन प्लस सी टू एफ एक्स टू। तो फिर से जो ये एफ वाई इसमें y घूम के अगर इसमें पहुंच रहा है एफ वाई बन के, तो वो भी तो जनरेटेड है यही एफ एक्स वन और एफ एक्स टू से। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर कोई यल एक्स वन एक्स टू से जनरेटेड है और मैप है एफ एम से एम वन से एम टू पर, तो एफ एल जो होगा x1 x2 पर f लगा दीजिए तो उससे जनरेटेड हो जाएंगे, मतलब उसके इमेजेस से जनरेटेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इसी का यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं सिंस, यहाँ पर लिखे हैं सिंस इमेज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल अंडर होमोमॉर्फिज्म इज फाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब कि दो से अगर ये यहाँ पर सपोज कीजिए कि इसमें M1 में अगर कोई सबसेट है, सब मॉड्यूल है फाइनाइट एलिमेंट से जनरेटेड है, तो उसमें भी जाएगा तो फाइनाइट से ही जनरेटेड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में L होगा क्या? तो देखिए F इनवर्स पर F लगा दिए तो ये क्या हो गया? L हो गया। क्यों क्यों हो गया? ध्यान से देखिए, एल था, इधर आया कहाँ पर? एफ इनवर्स एल पर, ए सेट है, इस पर से फिर एफ लगाएंगे तो इसी पर जाएगा, ए और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एल बराबर एफ हाफ एफ इनवर्स एल हो जाएगा। देखिए बाहर क्यों जाता? बाहर तब जाता जब ऐसे दो ठो बनते तब ना। तो दो ठो कहाँ से बन पाएगा? दो ठो नहीं बन पाएगा, दो ठो बनेगा तो फंक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एफ आन टू है तो इसका कोई भी सब मॉड्यूल एम टू का कोई भी सब मॉड्यूल का इन्वर्स लेंगे तो इसमें आके सब मॉड्यूल बनेगा और फिर उस पर फिर से एफ लगाएंगे, तो चूंकि ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो उसमें भी जाके फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो यल है, अब देखिए यल को फाइनाइटली जनरेटेड दिखा कैसे रहे हैं? ऐसे दिखा रहे हैं कि एफ इनवर्स एल को फाइनाइटली जनरेटेड दिखा दिए, ए फाइनाइटली जनरेटेड है। फिर आगे बताए कि इमेज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अंडर होमोमॉर्फिज्म इज फाइनाइटली जनरेटेड। तो एफ इनवर्स एल फाइनाइटली जनरेटेड है, किसकी वजह से फाइनाइटली जनरेटेड है? क्योंकि ये सब मॉड्यूल है। ठीक है, यल यहाँ पर क्या है? यल सब मॉड्यूल है। ठीक, यल इज सब मॉड्यूल ऑफ M2। ठीक, तो इनवर्स जब इसमें आया तो एफ इनवर्स यल इसमें आया, तो ए M2 है, सॉरी ए M1 है, ए क्या है? M2 है। तो M1 चूंकि नाइदेरियन है इसलिए इसका एवरी सब मॉड्यूल नाइदेरियन होगा। तो एफ इनवर्स का नाइदेरियन होना किसकी वजह से है? M1 को
नाइजेरियन होने की वजह से है, ठीक है। और जब इसमें जा कर के फिर से एफ लगाए, एफ इनवर्स यल पर, या फिर इनवर्स यल पर फिर से लगाए तो इनवर्स ये कट के यल हो जाएगा। तो ये दूसरे कारण से हो रहा है, वो है कि फाइनाइटली इमेज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड इज अगेन फाइनाइटली जनरेटेड अंडर होमोमॉर्फिज्म। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड, और ये किसके बराबर है, यल के, तो यल भी क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ कि हम m2 का आर्बिट्रेरी यल लिए थे, सब मॉड्यूल लिए थे। अगर आर्बिट्रेरी फाइनाइटली जनरेटेड हो गया तो कोई भी लेंगे वो भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो जब फाइनाइटली जनरेटेड होगा तो एवरी सब मॉड्यूल जब फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएंगे तो मॉड्यूल भी क्या हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूल भी फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि एफ बीइंग सर्जेक्टिव, ठीक है, फाइनाइटली जनरेटेड, तो फाइनाइटली जनरेटेड तो मैंने समझा दिया। 10 एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m2 इज फाइनाइटली जनरेटेड, हैंस m2 इज नाइजेरियन मॉड्यूल, क्योंकि नाइजेरियन मॉड्यूल की डेफिनेशन है कि एवरी सब मॉड्यूल क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? देखिए ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर सर्जेक्टिव लेके चलना ही ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बढ़ा सकते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, या सर्जेक्टिव लिख दें यहाँ शुरू में ही, सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नाइजेरियन मॉड्यूल इज नाइजेरियन, ठीक है। इसमें किसी कुछ पूछना है, बोलिए। नहीं, तो ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट थ्योरम तो आगे है ही, ठीक है। एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नाइजेरियन रिंग इज नाइजेरियन, उसी का जनरलाइज है, ठीक। उसके बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो थ्योरम है, इसको प्रूफ किया जाएगा। इसमें सेकंड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म का यूज किया जाएगा, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का, ठीक। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसी के बेस पर अगला थ्योरम है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।